और अब बात करेंगे गहलोत सरकार के 3 साल के कार्यकाल की। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं सीएमआर, जहां पर गहलोत सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। माननीय मंत्रीगण के उद्बोधन का सबसे पहले आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्रीमान लालचंद कटारिया साहब को। कृपया आज के समारोह में अपने उद्गार व्यक्त करें। माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य के आज के इस कार्यक्रम में समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब, मंचासीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, यहाँ उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सांसदगण, विधायकगण, डीजी साहब, चीफ सेक्रेटरी महोदय, उपस्थित सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले तो मेरी तरफ से राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और सभी प्रदेशवासियों को सरकार के वर्तमान में 3 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को मालूम है कि आज से 3 साल पहले राजस्थान की जनता ने सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो सरकार बनी और जो विश्वास व्यक्त किया, उस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से इस कोविड काल में राजस्थान की जनता की देखभाल की, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का एक कार्यक्रम रखा गया है। मैं कृषि के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा कि राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंदर देश में सबसे ज़्यादा काम हुआ है और आज किसान को जो मजबूती मिली है इस कोरोना काल के अंदर, जो किसान को लगातार कभी अकाल का सामना करना पड़ता है, कभी ज़्यादा बारिश का सामना करना पड़ता है, या अतिवृष्टि हो या टिड्डी का मामला हो। सरकार आने के बाद में पहले ही साल में राजस्थान में टिड्डी दल का हमला हुआ और मुख्यमंत्री जी की देखरेख में पूरे विभाग ने और हमारे अधिकारी साथियों ने टिड्डी के जो खात्मे का काम किया वो वाकई तारीफ काबिल था। हमने करीबन 1,63,334 कृषकों को टिड्डी की मार से मुक्त करा के उनको लाभान्वित करने का काम किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 80 लाख किसानों को लाभ पहुंचाकर लगभग 13,000 करोड़ का बीमा क्लेम दिलाने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। राज किसान साथी पोर्टल जो मुख्यमंत्री जी ने जिसका लोकार्पण किया था 20 अगस्त 2021 को, उसके माध्यम से आज विभाग की विभिन्न योजनाओं का पूरा प्रचार और प्रसार और डीबीटी का उपयोग करते हुए हर किसान को उसकी सुविधा मिले। किसान को किसी प्रकार की विभाग से शिकायत हो तो इस शिकायत का निवारण भी इस पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। जल के प्रबंधन के मामले में क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है, कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ नहरी क्षेत्र है और कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ लगातार सूखा पड़ता रहता है। आज जल प्रबंधन के मामले में डिग्गी, नलकूप और सिंचित क्षेत्रों के मामले में विभिन्न योजनाओं के द्वारा अनुदान देकर किसानों को लाभान्वित किया गया। सिंचाई की 22,470 किलोमीटर की पाइपलाइनें देकर किसानों को मजबूती देने का काम किया गया। जीरो बजट खेती के बारे में मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की और जीरो बजट खेती जिसे हम परंपरागत खेती भी कहते हैं कि किसान अपने खेत में जो कुछ उपजाए
उसी से खेती को आगे बढ़ाए, अच्छा पशुधन रखे, पानी का संचय करे, बरसात के पानी को इकट्ठा करके डिग्गी के माध्यम से स्प्रिंकलर और सिंचाई के क्षेत्र में जो नवाचार हो रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन है, उसका उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा पैदावार करें। इसके बारे में भी विभाग ने लगातार प्रगति करते हुए काफी किसानों को राहत पहुंचाई है। सोलर कुसुम योजना ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और किसान से बिजली से मुक्ति पाने का, रात को ट्यूबवेल चलाने का जो लगातार किसानों के ऊपर बिजली की डिमांड रहती है, उसको दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में पिछले बजट में 50,000 का टारगेट दिया। करीबन 20,000 के आसपास के कनेक्शन हो चुके हैं और किसानों को इससे बहुत बड़ी राहत मिली है। पशुधन के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमारा खुरपका और मोहपका एक जो रोग होता है, जो जानवरों में लगातार हर साल आता है और ये लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी किसान की अनुवांशिकता के कारण भी रहता है और कई बार ये वायरस जब फैलता है तो कई गांवों को अपनी चपेट में ले लेता है। इस बार भी कुछ गांवों में ये रोग देखा गया, उसके टीकाकरण की व्यवस्था की गई और उसमें करीबन 89 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान सरकार ने टीकाकरण करने का काम किया। नस्ल सुधार के बारे में और हमारी जो बर्ड फ्लू है उसके बारे में भी लगातार जांच के माध्यम से, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जयपुर के पास में सांबर है, इसमें गत वर्ष भी बर्ड फ्लू आया था, इस बार भी कुछ केस पाए गए। इनकी जांच कराने का जो माध्यम है वो राजस्थान में नहीं होने के कारण हमारे को भोपाल और मध्य प्रदेश जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी ने इस बार आश्वासन दिया है कि अगले बजट में जो सेंट्रल लैब है वो भी जयपुर में हम स्थापित करेंगे, ताकि हमारे पशुओं की जितनी भी बीमारियों की जो जानकारी हो उस लैब के माध्यम से जो भी रोग हो यही पता चले, उसका तुरंत निदान हो। ये सब बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 3 साल में राजस्थान के किसान को जितनी ताकत मिली है शायद ही पिछले वर्षों में मिली हो। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति मुख्यमंत्री जी ने दिसंबर 19 में लागू की थी। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत आकर्षक प्रोत्साहन सहायता तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में भू रूपांतरण जैसी सहूलतें देते हुए 447 आवेदकों को 153 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया, जिसमें 774 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। किसानों को उपज को बेचने में सहूलियत के लिए मंडियों को मजबूत करने के साथ कई कदम उठाए गए। मंडी प्रांगणों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 433 करोड़ रुपए एवं मंडी क्षेत्रों में संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई। किसानों को कृषि विपणन की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए 550 जीएसएस, केवीएसएस, 93 राज्य भंडार व्यवस्था निगम एवं केंद्रीय भंडारण निगम के 21 भंडार गृहों की गौण मंडी घोषित की गई। मैं इसमें यह भी कहना चाहूंगा कि इन मंडियों के और जीएसएस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने एक नई पहल और की कि जिन जीएसएस में हमारे किसानों की जोत छोटी होती है, गांव में बहुत से किसान ऐसे हैं जो ट्रैक्टर नहीं रख सकते, तो ट्रैक्टर रखने में और उसके लाने में और उसकी लागत में जो खर्चा पड़ता है उतनी उनकी जोत नहीं होती। उसके लिए जीएसएस को मजबूत करके इस साल हमने 300 ट्रैक्टर उन जीएसएस को दिए हैं। गत वर्ष 100 ट्रैक्टर हमने जीएसएस को दिए थे। इसमें आधुनिक इक्विपमेंट्स होंगे, उसमें कल्टीवेटर भी होगा, रोटावेटर होगा, ट्रॉली होगी, थ्रेसर होगा। ये सब चीजें गांव में उपलब्ध कराने का काम पहली बार राजस्थान सरकार ने किया है, तो उससे भी किसान को मजबूती मिलेगी। किसानों के लिए खेती के साथ पशुपालन की आमदनी का एक प्रमुख जरिया है। पशु निरोग रहे तभी उनसे अच्छी आमदनी हो सकी है। इसके लिए राज्य सरकार ने 90 करोड़ रुपए व्यय कर 120 प्रकार की औषधियां एवं वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई है और 7.74 करोड़ रुपए की चिकित्सा पर 213 करोड़ रुपए पशुपालकों को लाभान्वित किया है। पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार कर मजबूती देने के लिए 878 नवीन पशु चिकित्सा केंद्र खोले गए हैं और 367 चिकित्सालय क्रमोन्नत किए गए हैं। साथ ही 398 पशु चिकित्सा अधिकारी, 903 पशुधन सहायक, 902 चिकित्सा अधिकारी तथा 2133 पशुधन सहायकों की नियमित नियुक्ति तथा 16 जिलों में आवश्यक अस्थायी आधार पर 300 पशु चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। हमने संविदा में भी 300 डॉक्टर लगाए हैं जहां जहां कमी थी। इस प्रकार कृषि विभाग और पशुपालन विभाग, खासतौर से मैं कहना चाहूंगा मत्स्य विभाग के बारे में, कि राजस्थान में जितने भी ये जल हौज बने हैं, जो डिग्गियां बनी है, फार्म पॉन्ड बने हैं, उनमें किसानों ने एक नया नवाचार और किया है कि वो बरसात का पानी तो रोकते ही रोकते हैं,
उसके अंदर मत्स्य पालन का काम भी कर रहे हैं। मुझे चूरू का भी एक किसान मिला था, उन्होंने कहा कि मैंने मेरे यहाँ बरसात के पानी से 1 करोड़ की झींगा मच्छी बेची है, खेती उसके अलावा है। आज भी सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, नागौर के किसान ने बरसात के पानी से 9 लाख रुपए का जीरा पैदा किया है अपने यहाँ फार्म पॉन्ड बना के। तो ये जो नवाचार हो रहे हैं और जो प्रगति किसान अपनी ताकत के साथ में जो विभाग की योजनाएं हैं, जिनको पढ़ लिख कर जो हमारा प्रचार प्रसार है उसकी जानकारी रखते हुए विभाग से जो लाभ उठा रहे हैं वो वाकई सराहनीय है। मैं इन 3 वर्ष के पूर्ण होने पे पुनः मुख्यमंत्री महोदय जी का, मेरे विभाग की तरफ से और खासतौर से मंत्रिमंडल के सभी साथियों की तरफ से और प्रदेश वासियों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपके सानिध्य में प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और आशा और विश्वास के साथ में अपनी वाणी को विराम। एलिवेटेड रोड का फरवरी में काम पूरा हो जाएगा। गुरुवती नदी का काम भी बकाया छोड़ गए। आज सुबह ही टाटा कंपनी के साथ में मेरे अधिकारियों के द्वारा, जेडीए के अधिकारियों के द्वारा आज बैठक हुई है और उनसे कैलेंडर बनवाया है और 15 जनवरी तक वो काम पूरा करने के लिए आज वादा करके गए हैं। इसी तरीके से कई काम जो आज जिनका आपने लोकार्पण किया, वो लोकार्पण वो है जो कि आपके बजट के भाषण के अंश थे। चाहे B2 बाईपास हो, जवाहर सर्किल का काम हो, लक्ष्मी मंदिर पर 2 काम हो, इन सबको जो है वक्त के अंदर अंदर पूरा करके लोकार्पण करने की तकलीफ भी हम आपको देंगे। शिलान्यास जो हुए उनमें जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा यातायात सुधारीकरण और सौंदर्यीकरण की जो 5 योजनाएं बनाई गई हैं, जिनको 4 को मैंने बता दिया, इस पर 340 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस प्रकार नगरीय विकास विभाग की योजनाओं पर 399 करोड़ रुपए के कार्य और स्मार्ट सिटी मिशन जयपुर अजमेर कोटा उदयपुर सिरोही का तो अलग काम है। स्वायत्त शासन के इनके जो काम हैं, इनके बारे में जो सर्वे हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो सर्वे हुआ है वो सर्वे बताता है कि राजस्थान नंबर 2 पर है। पूरे राजस्थान पूरे देश में नंबर 2 पर चल रहा है। दो पे आने का भी एक कारण है, 2018 तक जो प्रोग्राम जो काम सेलेक्ट किए गए थे, जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए गए थे प्रीवियस गवर्नमेंट के द्वारा, वो कई अनुपयोगी काम भी थे। उन अनुपयोगी कामों को जनउपयोगी कामों में बदलने में बहुत समय लगा। बेवजह केंद्रीय सरकार का दखल था और दखल के कारण जो है हमें उन प्रोजेक्ट्स को बदलने में वक्त लगा, वरना तो हम आज पहले नंबर पे चलते हैं, पूरे देश में पहले नंबर पे चलते और वो आ भी जाएंगे। आपने पिछली सरकार के टाइम पर इंटरनेशनल सेंटर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का शिलान्यास किया था और पिछली गवर्नमेंट ने उसका काम ही बंद कर दिया। अब वो चालू किया है वापस, जिसका आप इंटीरियर का जो है ढांचा तो खड़ा हो गया सब कुछ, अब इंटीरियर का कार्य जो आज जो शिलान्यास किया है, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगले वर्ष तो 4 साल पूरे होंगे सरकार के, तो फंक्शन वहीं होगा, इंटरनेशनल सेंटर पे होगा। अर्थ यह है कि जब जब हमारी सरकार बनी, जनहित के काम के लिए आपने प्रेरित किया और उनको विभागों के द्वारा लिया गया। प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू किया गया 2 अक्टूबर को। कई रोड़े अटके, कहीं अदालत बीच में आई, तो कहीं कोई दूसरी चीजें बीच में आई, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति के कारण और जो छूट आपने दी, इसमें कि ब्याज पेनल्टी वगैरह की 100% छूट और इसके अलावा भी कई प्रकार की छूटें जो दी आपने, मतलब ये कभी नहीं हुआ होगा इतिहास में। हमारे वकील अरोड़ा साहब बैठे हुए हैं फाइनेंस के करता दाता, 500 रुपये में कभी रजिस्ट्री देखी क्या, सुनी है आपने? लेकिन आप ही ने मंजूर करी। इतना बड़ा रिलीफ कभी राजस्थान की जनता को नहीं मिल सकता, जो क्योंकि प्रशासन शहरों की ओर और गांव की ओर जो रिलीफ आपके द्वारा दिया गया है। मैं मान के चलता हूं कि आपने जो लक्ष्य दिया है, निश्चित तौर पर वो पूरा होके रहेगा।
निश्चित तौर पर पूरा होकर रहेगा। अमृत की योजना के बाबत 29 शहरों में सीवरेज, जल प्रदाय ड्रेनेज, ग्रीन स्पेस के कार्यों का और जलापूर्ति और पेयजल की लाइनों का ईएसआर का निर्माण, पेयजल कनेक्शंस जारी किए गए हैं। नहरों का निर्माण, हरित योजनाओं को पार्कों का विकास लगातार किया जा रहा है। RUIDP के द्वितीय चरण में और तृतीय चरण में बाकी शहर और तृतीय चरण में 12 शहरों में 3,490 करोड़ रुपए के जल प्रदाय योजनाओं के काम चल रहे हैं। चतुर्थ चरण में प्रथम ट्रंच के 14 शहरों में कार्यादेश जारी हो चुका और काम भी चालू हो चुका है। द्वितीय ट्रंच के अंतर्गत लगभग 2100 करोड़ रुपए के कार्य 33 शहरों में कराया जाना प्रस्तावित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कोविड की जब पहले लहर आई थी तब आपने एक बात सरकार के नुमाइंदों से कही थी, कोई भूखा न सोए। ये नारा प्रदेश के किसी दूसरी सरकार ने नहीं दिया। कोविड पूरे देश में था, पूरे देश में कोविड था, लेकिन किसी सरकार ने वो काम नहीं करके दिखाया जो आपकी सरकार के द्वारा और आपके सरकारी अधिकारियों के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो काम किया गया कि कोई भूखा न सोए। इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई। महत्वाकांक्षी ये जनहित की योजना में के तहत 358 रसोइयां के माध्यम से जरूरतमंदों को सम्मानपूर्वक बिठा करके स्वादिष्ट भोजन कराया जा रहा है, जिससे करीब लगभग 5 करोड़ व्यक्ति जो है लाभान्वित हो चुके हैं। द्वितीय लहर के दौरान ये काम हमारा नहीं था, स्वायत्त शासन विभाग का ये काम नहीं था कि वो सरकारी अस्पतालों में जाकर के ऑक्सीजन के प्लांट लगाए, लेकिन लीग से हट करके हमारे विभाग ने आपकी इजाजत से और आपके आशीर्वाद से 29 जिलों में करीब 79 नगरीय निकायों के राजकीय चिकित्सालयों में 123 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, जो कि प्रतिदिन 11,575 सिलेंडर और 111 मैट्रिक टन कुल मिलाकर के 66,614 बेड पर जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकेगा, ऐसे प्लांट लगा दिए गए हैं। इतिहास में हमारे विभाग के ही उन लोगों को याद करना चाहता हूं जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। कोविड में मरने वालों में उनके परिवार वाले भी उनको दाग देने नहीं जाया करते थे, वो भी कम से कम भी 50 फुट दूर खड़े होकर देखा करते थे, लेकिन स्वायत्त शासन में काम करने वाले सफाई मजदूरों ने वो काम अपने हाथ में लिया और बेखूबी के साथ उस काम को संपन्न किया। क्या वो स्थिति पैदा नहीं हुई कि गंगा में जो है वो लाशें बहा दी गई हो? ये स्थिति राजस्थान में पैदा नहीं हुई। राजस्थान में उसको होनर दे करके उस लाश को जो है उसके परिवारजनों के सामने जो है वो दाग दिया गया। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना जो आपने प्रदेश के नागरिकों के लिए दी है, उस शहरी क्षेत्र में 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। बेरोजगारों को 50,000 रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक करीब 1,40,000 व्यक्तियों को जो है ऋण दिया जा चुका है। 216 आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है विभाग के द्वारा और 56,516 पथ विक्रेताओं को राशि 10,000 का जो ऋण उपलब्ध कराना था वो भी कराया गया है। मुख्यमंत्री जी के विशेष आदेश से सीवरेज सफाई के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 176 करोड़ की मशीनें और खरीदी गई हैं। आज भी मुख्यमंत्री जी ने जब प्रदर्शनी का दौरा किया तो पूछा कि मैंने ये कहा था कि आदमी उतर न पावे सीवरेज में, ऐसा इंतजाम करो, तो पता लगा कि साहब एक ऐसी मशीन आ गई है कि आदमी उतरने नहीं जाएगा। अब उसको भी परचेज करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने मौखिक स्वीकृति दे दी। अग्निशमन व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 155 ड्राइवरों की भर्ती की गई है।
जयपुर में 70 मीटर ऊंचाई की एरियल हाइड्रोलिक प्लेटफार्म की सप्लाई हो चुकी है और जोधपुर, कोटा और भिवाड़ी के लिए जो है वो ऑर्डर कर दिया गया है। 200 करीब फायर ब्रिगेड की परचेज की जा रही है। आमजन को राहत देने के लिए भवन विनियमन विभाग ने 2020 में जो मानचित्र विनियम 2020 में भवन मानचित्र को अनुमोदन जो है उसको काफी कुछ बदला है, सरलीकरण किया है। 2500 वर्ग गज तक का प्लॉट, वर्ग गज क्षेत्रफल का प्लॉट पे 18 मीटर, पहले 15 मीटर की ऊंचाई होती थी, अब 18 मीटर तक की अलाउ की गई है। इसी तरीके से 500 मीटर तक के जो है क्षेत्रफल के समस्त मानचित्र अनुमोदन की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। सिर्फ साइड प्लान देना पड़ेगा और देय शुल्क जमा कराना पड़ेगा। उसको नगर पालिका या नगर परिषद या नगर विस्तार में या जेडीए में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। राज्य के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि व्यवसाय एवं वेयर हाउसिंग, गोदाम उपयोग को भी औद्योगिक उपयोग मानते हुए शुल्कों में शिथिलता प्रदान की गई है। पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की छूटें दी गई हैं। आवासन मंडल ने अपनी लीग से हट करके, आवासन मंडल क्या काम करता था, सन 72 में आवासन मंडल की स्थापना हुई, या तो बना हुआ मकान बेचते थे, इसकी शिकायतें आया करती थी। सरकार ने किया बिजली के मामले में 1600 करोड़ रुपए सब्सिडी देकर के ये फैसला किया हमारी सरकार ने कि हम एक पैसा भी किसानों का बिजली का नहीं बढ़ाएंगे। जो भी पैसा देना पड़ेगा वो हम लोग, हमारी सरकार देगी। चाहे 1600 करोड़ की सब्सिडी लगी, 1450 करोड़ की सब्सिडी बाद में जब 1200 रुपए, जो 12,000 रुपए किसानों को 12 महीने में 1,000 रुपए के हिसाब से देने पड़े, उसके भी देने पड़े। कृषि के कनेक्शन 2.5 लाख लोगों को कनेक्शन देने का काम हुआ। कोरोना आया, कोरोना में बेहतर इंतजामात और ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि पूरे प्रदेश में दिल्ली से लोग आ रहे थे, हरियाणा से आ रहे थे, कलकत्ता से आ रहे थे, दूसरे स्टेट से भी आकर के लोग ये कह रहे थे कि राजस्थान में बहुत अच्छे इंतजामात हैं कोरोना के समय में। तो आप देख सकते हैं कि जो निशुल्क दवाइयां हमारी पूर्व की सरकार में चालू हुई थी, उसका दायरा बढ़ाया, 40,000 रुपए तक के इंजेक्शन फ्री में देने का काम हुआ। बढ़िया से बढ़िया यहां पर मरीज को हॉस्पिटल में बेड मिले। सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ में जो एक सामाजिक सुरक्षा का दायरा था, हमारी सरकार ने जो पहले चालू किया था वृद्धावस्था पेंशन, उसमें जो लोग वंचित रह गए थे या जिनको और जरूरत थी उनका दायरा बढ़ाया, पेंशन की राशि बढ़ाई, अच्छे तरीके से काम करने का काम किया। 1 रुपए किलो गेहूं, भूखा नहीं सोए, इंदिरा रसोई चालू की गई। आप देख सकते हैं एक से बढ़कर के एक बेरोजगारों को रोजगार देने में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। 1 लाख के लगभग सरकारी नौकरियां दी गई, 1 लाख के लगभग प्रक्रियाधीन है। जनवरी, फरवरी, मार्च से पहले पहले एग्जाम्स होकर के उनको नौकरियां मिलेंगी। बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता दिया गया। जो गुजरों के आरक्षण का मामला था उसको भी निपटाया गया। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया। एक से बढ़ करके एक फैसले किए गए। गुड गवर्नेंस दी गई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सुनवाई हुई, लोगों के काम हुए। बिजली में देख लीजिए, पानी में देख लीजिए, चिकित्सा में देख लीजिए, शिक्षा में देख लीजिए, सब में इतने काम हुए कि लोगों ने कहा वास्तव में हमारी सरकार हमारी चिंता कर रही है। पहली बार राजस्थान में इंग्लिश मीडियम की स्कूलों की शुरुआत हुई महात्मा गांधी जी के नाम से। आज 5,000 की आबादी में तमाम उन गांवों में, राजस्व गांव में इंग्लिश मीडियम की स्कूल खुलेंगी। वहां पर फ्री में पढ़ाई होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं रही। आप देख सकते हैं कि एक से बढ़कर के एग्रीकल्चर में हमारे कटारिया साहब ने बहुत शानदार तरीके से बताया कैसे किसान को लाभ देने का काम हुआ। एक से बढ़कर के एक योजनाएं लाने के कारण से आप देख सकते हैं जो उपचुनाव आए, चाहे पंचायत राज के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव, उपचुनाव, सब में जनता ने आशीर्वाद दिया। गुड गवर्नेंस चीज क्या है? गुड गवर्नेंस यही तो है
कि अच्छे तरीके से सबको साथ लेकर के और हम लोग जनता के काम करें। जिस जनता ने सर आंखों पे बैठा करके हमको यहाँ सत्ता सौंपी है, उनको लोग काम करें। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे भी 3 साल तक सरकार में काम करने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य है कि हमसे जितना बल पड़ा किया, लेकिन ये सरकार हमारी पहली सरकार है जो कार्यकर्ताओं का भी मान सम्मान रखती है और अधिकारियों से भी समन्वय बैठा करके काम करती है। तीसरा बजट, अब की बार का बजट कितना शानदार बजट था। बोलती बंद हो गई उन भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोगों की। और बजट ही नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं खुले मंच के माध्यम से कि उस बजट को इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। ये पहली बार हुआ जब दिसंबर से पहले 90% से ज्यादा यहां पर खर्चा हुआ है। बहुत अच्छी बात, कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी नहीं है। आप देखिए जो जन घोषणा पत्र था हमारा था 70% 3 साल के अंदर अंदर हमने पूरा किया। 1687 हमारे बजट घोषणाएं हैं, उन बजट घोषणाओं का 87% कंप्लीट हो गई हैं या चल रही हैं, काम शुरू हो गया है। ये पहली बार राजस्थान में हो रहा है। मैं समझता हूं कि पहले भी सरकारें रही हैं, चाहे हमारी रही चाहे बीजेपी की रही, लेकिन इस बार जो सरकार काम कर रही है सबके कल्याण के लिए काम कर रही है। बेरोजगारों की भी चिंता कर रही है, किसान की चिंता कर रही है, गरीब की चिंता कर रही है, सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम कर रही है। तो ये सारे जब काम हो रहे हैं तो इसी को गुड गवर्नेंस कहते हैं। अभी कह रहे थे, आप देखिए सरकार के विश्वास की बात होती है। अभी जब कह रहे थे धारीवाल साहब, तो हम सुन रहे थे कि हाउसिंग बोर्ड में किस प्रकार से आप एमएलए के क्वार्टर भी बना रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि आज होता है, आईएएस के क्वार्टर भी बना रहे हैं और सब लोग चांस से ले रहे हैं कि हाँ हमें हाउसिंग बोर्ड पे पूरा विश्वास है, कितना पैसा उन्होंने कलेक्शन किया, लोगों के विकास के लिए खर्च होगा। तो ये गुड गवर्नेंस की बात होती है। हमारी सरकारी स्कूलों में बच्चे और अभिभावक कतराते थे, आज लॉटरी से हमारी सरकार में एडमिशन हो रहे हैं सरकारी स्कूलों के अंदर। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। तो मैं अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं, मेरे विधायकों से भी आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के जो सरकार ने 3 साल में अच्छा काम किया उसको गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने की जरूरत है। बुकलेट छपवाइए, बांटिए। जो भी मंत्री अधिकारी, जो भी मंत्री अगर जाता है जिलों में तो अपने विभाग का पोटला साथ में गाड़ी में रख करके जाए, इन हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे। हम लोग गांव-गांव ढाणी-ढाणी में जाकर के जो सरकार ने अच्छे काम किए उनका प्रचार प्रसार करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जब जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। और सही मायने में गुड गवर्नेंस यही है कि जो सरकार की अच्छी अच्छी योजनाएं हैं उस योजनाओं का लाभ अंतिम छोर में गांव ढाणी में बैठे व्यक्ति को मिले। मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना कितनी शानदार योजना आई है। लोग ये कहते हैं ये कैसे हो गया, 5 लाख तक का पूरा परिवार बीमित हो गया। आप समझ सकते हैं कि ऐसी ऐसी योजनाएं हमारी सरकार ला रही है। और बहुत अच्छी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि मंत्री हो चाहे विधायक हो और हमारे सरकारी जो अधिकारी हैं उनमें जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय है, ये गुड गवर्नेंस में हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबको जिम्मेदारी के साथ में गांव में जाना पड़ेगा, लोगों की सुननी पड़ेगी, लोगों के काम करने पड़ेंगे। जो मंत्री साहिबान हैं वो जब जिले में जाएं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आम जन से वो मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो बात बताएंगे, समस्या बताएंगे, उस समस्या का हम लोग समाधान करेंगे। हमारी सरकार की योजनाओं का पर्चा उनको देंगे कि ये योजनाएं हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता है, इनके सर के ऊपर हाथ रख दीजिए। आप जिस गति के साथ में काम कर रहे हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम उस गरीब की सेवा करेंगे, उस पीड़ित की सेवा करेंगे, हम उस महिला की सेवा करेंगे, हम उन बच्चों के लिए काम करेंगे जो आप में पूरा विश्वास रखते हैं। मैं पुनः धन्यवाद देते हुए, समय काफी हो गया, बोलने के लिए बहुत है सर, आपने इतने काम किए। अभी कह रहे थे मेरे को कितने उद्घाटन करने पड़ेंगे, मैंने कहा पहले घोषणाएं क्यों की थी इतने काम। जब बजट में आपने घोषणाएं 1687 कर दी तो 1687 बार खटका दबाने के लिए तो आपको तैयार रहना ही पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं तो इसी संकल्प के साथ में आज हम 2 साल तक काम करेंगे। जो 3 साल काम किए हैं उससे दुगुने जोश के साथ में हम लोग काम करेंगे, गांव में जाएंगे, ढाणियों में जाएंगे, लोगों की सरकार की योजनाओं का कैसे लाभ मिले ये सुनिश्चित करेंगे। और केंद्र सरकार जो निकम्मी है
उसको घेरने का काम भी करेंगे। आप देखिए डीएपी और यूरिया केवल इसलिए हमको नहीं दी जा रही हमारे किसान को कि हमको सब्सिडी देनी पड़ेगी, इससे ज्यादा केंद्र की सरकार निकम्मी कोई हो नहीं सकती। इसको घेरने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। आप मंत्री परिषद के साथियों के साथ में और अधिकारियों के साथ समन्वय बैठा करके राजस्थान के विकास की गति को आगे बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय। यकीनन जहां जनसेवा का संकल्प धर्म के समान हो, वहां विपदा, विरोध और संकट हमेशा बौने रहेंगे, कभी बड़े नहीं हो सकते। और आज के इस समारोह में समय है अपने सूबे के मुखिया को सुनने का, जिनका संकल्प है शासन का जनहितकारी संचालन। चाहे वर्चुअल ही सही, कोविड जैसे समय में भी आपने समाज के हर वर्ग के साथ संवाद की प्रक्रिया निरंतर जारी रखी। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आप सदैव कृत संकल्प हैं। और आज हम देख रहे हैं कि आप नई तकनीक के हिमायती हैं और उसकी बानगी आज के इस समारोह में हमने देखी कि तमाम कामों की इब्तिदा, आगाज, डिजिटल शिलारोपण, लोकार्पण, उन्मोचन, उद्घाटन, सभी कुछ डिजिटल माध्यम से। तो ये एक तस्वीर है आगे बढ़ते और बदलते राजस्थान की। आइए आपकी बुलंद तालियों के साथ सुनते हैं हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत साहब, आपसे इल्तिजा आशीर्वचन के लिए। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, हमारे वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल जी, मंत्री परिषद के तमाम हमारे उपस्थित मंत्रीगण, महेंद्र चौधरी जी डिप्टी चीफ विप, विधायकगण, चीफ सेक्रेटरी वीरेंद्र आर्य जी, डीजीपी लाडू साहब, तमाम हमारे उपस्थित मुख्यमंत्री के सलाहकारगण, सांसदगण, विधायकगण, अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, ये ओपन वीसी है कि जो भी प्रदेशवासी सुन रहे हैं, तमाम हमारे भाई और बहनों, पूरे 3 वर्ष होने के उपलक्ष्य में हम सब आज मिल रहे हैं। और मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही। 3 साल में हर विभाग में इतने काम हुए हैं, उन कामों को अभी कोई गिनाना संभव ही नहीं, असंभव है। जो संभव था उससे अधिक करने का प्रयास किया। इसलिए मैंने कहा आपका विश्वास हमारा प्रयास। कि माने यही है कि जनता ने विश्वास रखा, हमने प्रयास किया। चुनौती कई आई थी, राजनीतिक चुनौती भी आई थी और कोरोना की चुनौती भी आई थी। दोनों का मुकाबला बहुत ही बेखूबी से किया गया, आप सबके आशीर्वाद से। पूरे प्रदेशवासियों ने साथ दिया। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे खुशी कहते हुए तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने, तमाम धर्म गुरुओं ने, तमाम स्वयंसेवी संगठनों के लोगों ने और सरकार की तरफ से भी पूरा प्रयास किया गया। और मैं समझता हूँ कि ऐसे काइंड में लोगों की मदद की गई। कोरोना के अंदर जो इलाज किया गया उसमें राजस्थान का एक नाम हो गया देश के अंदर और दुनिया के अंदर। मुझे इस बात का गर्व है जिस रूप में मैनेजमेंट हुआ है उसमें, चाहे वो हमारे अधिकारी थे जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के, चाहे वो हम सब लोग मिलके जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, सबने मिलकर के ऐसी फिजा बना दी राजस्थान के अंदर, देश के अंदर। और उसी रूप में सारे फैसले हुए, उसी रूप में मॉनिटरिंग हुई, उसी रूप में एक्सपर्ट की राय समय समय ली गई। और इसी रूप में प्रधानमंत्री जी को भी जब कभी मौका मिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर बात करने का, तो हमने खुल करके उनसे बात की। नतीजा रहा कि राजस्थान के अंदर
तो दवाइयाँ थी, चाहे ऑक्सीजन का जो हाहाकार मर गया था देश के अंदर, तब भी हम लोगों ने अच्छे ढंग से मरे। जरूरत पड़ी तो चार्टर प्लेन किया और दवाएं मंगाई बॉम्बे से। एक दिन में देरी नहीं होनी चाहिए, क्यों एक दिन की देरी से हो सकता है किसी की जान चले। एक भी जान क्यों जाए, ये सोच करके हम लोगों ने मैनेजमेंट किया। अब भी जो मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, अब तो तैयारी और भी शानदार है। तो कहने का मतलब ये कि आज हम खड़े हैं 3 साल के उपलक्ष्य के अंदर, और मैं इस मौके पर हर विभाग की बात करने के बजाय इतना ही कहना चाहूँगा कि राजस्थान आज़ादी के वक्त में क्या था और आज क्या है, उसकी कड़ी के अंदर जो 3 साल में काम हुए, वित्तीय प्रबंधन हुआ कि कोरोना के बावजूद रेवेन्यू करीब 70% कम हो गई थी, एक वक्त ये भी आया, पर उसके बाद में इस रूप में मैनेजमेंट किया गया, वित्तीय रूप, इस रूप में फैसले किए गए हर विभाग के, उसी के कारण से हम कह सकते हैं कि चाहे पानी की योजनाएं हो, आपको अभी आपके सामने बताया गया किस प्रकार लोकार्पण हुए, किस प्रकार से शिलान्यास हुए बड़े रूप में। जल जीवन मिशन इतिहास बना देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, हमारी भागीदारी 50% है, उसको हम पूरी तरह निभा रहे हैं। करीब 50,000 करोड़ की योजनाएं रहेगी, हर घर में जल पहुंचे। राजस्थान पीछे नहीं रहेगा, योजना में तरीके से काम चल रहा है घर घर में जल पहुंचाने का। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार भी जो वादा किया था हमारे ईस्टर्न कैनाल योजना बनाने का, राष्ट्रीय योजना के रूप में घोषित करने का, 13 जिलों का मामला है उसके अंदर, राजस्थान की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और पिछली सरकार की वक्त की बनी हुई है, जिनकी सरकार आज दिल्ली के अंदर है। प्रधानमंत्री ने वादा किया था राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का, वो घोषित करते हैं। 13 जिले में जल जीवन मिशन भी अच्छे ढंग से लागू हो पाएगा, पानी का सोर्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि योजनाएं तो चाहे सिंचाई की हो, चाहे वो जल जीवन मिशन के रूप में जलदायी योजनाएं हों, पानी के साथ में बिजली भी आज हम लोग, वो हालात नहीं रहे जो कोई जमाने में बिजली की मांग को लेके लोग आंदोलन करते थे। आज हम लोग करीब 23,000 मेगावाट बिजली बने। सुबह क्रिटिकल पावर प्लांट भी हमने टाइम पे लगाए थे, हालांकि लगने में देरी हुई। बाद में सरकार बदलते ही कई फैसले ऐसे होते हैं कि तकलीफ भी होती है जन जीवन को भी और जनता को। पर आज हम लोग करीब करीब आत्मनिर्भर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब तो सोलर पहले विंड आया था, अब सोलर आ गया। सोलर में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा आ रहा है। तो पानी में देखें, बिजली में देखें, शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल की बात करें, जो हमारे दुतासा जी शिक्षा मंत्री थे तो एक शुरुआत की गई अच्छे ढंग से। स्कूल की शिक्षा हो चाहे कॉलेज, जाल मिल गया। 123 कॉलेज हमने खोल दी 2 साल के अंदर। लड़कियों की कॉलेज 33 खुल गई है और ये घोषणा कर दी गई 500 बच्चे मिलेगी लड़कियां वहाँ कॉलेज बना दी जाएगी। ये बड़े ऐतिहासिक फैसले हैं ये, चाहे अंग्रेजी स्कूल के हों, कॉलेज के हों, जो छात्राओं को विशेष ध्यान दें। और राजस्थान में अब एम्स के साथ में IIT, IIM उदयपुर में, IIIT कोटा में, लॉ यूनिवर्सिटी हो गई, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो गई। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान बहुत आगे बढ़ा। तो पानी की समस्या पहले बहुत भयंकर थी, अकाल सूखे से जूझना पड़ता था। हम वो वक्त देखा मैंने जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था 20 साल पहले, और उसके पहले लगातार हम लोग पार्लियामेंट में ये बात उठाते थे। आज वो स्थिति नहीं, नरेगा आ गया,
यूपी गवर्नमेंट की उपलब्धि कम नहीं है। इस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने फैसले किए, वो ऐतिहासिक फैसले थे। चाहे राइट टू एजुकेशन हो, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन हो, फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, नरेगा क्रांतिकारी योजना है, तमाम कानून बना के अधिकार देने के युग की शुरुआत हुई यूपी गवर्नमेंट के वक्त हुई, जिसमें पार्लियामेंट में कानून बन चुके हैं, सरकार कोई आओ वो बदल नहीं सकता। इस प्रकार से बदलाव आ गया राजस्थान के अंदर। अब तो हम राजस्थान को कैसे बहुमुखी विकास राजस्थान का हो, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सोच होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि हर क्षेत्र में अभी आपको बताया गया किस प्रकार से, अभी कटाई बता रहे थे आपको, किसानों के लिए उनके हितों को देखते हुए, चाहे बिजली की बात हो, किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाने की बात हो, उनके लिए बिजली का बिल जो है सब्सिडी दी जा रही है, और 15 साल में देख रहा हूँ कि एक नया पैसा नहीं बढ़ा। 90 नया पैसा कहते हैं तो वही बात रखते पान। अभी 1000 रुपये हम लोगों ने दिए उनको प्रति माह किसान सम्मान निधि के रूप में। अभी मुझे हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, दोतासा जी, कि इनके भी उसके कारण से जीरो बिल आने लगा है। आप बताइए, ये जीरो बिल इनके भी आने लग गया है। 3 लाख किसानों को उसका लाभ मिल रहा है, जिसमें उनके 1 रुपये नहीं आ रहा बिल का, बाकी लोग आ रहा है तो उनको 1000 रुपये की छूट मिल रही है। बहुत बड़ा काम हुआ। हर फैसले जो हैं, हर फैसले मैं समझता हूँ कि जनहित में ऐसे हुए हैं जिसका लोग याद करेंगे। क्योंकि कल भी मीटिंग है, कल हेल्थ जो हमारा बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, कैसे हम लोगों को राहत दें। लोगों को तकलीफ होती है बीमारी होने पर, कितना खर्चा होता है। तो हमने एक संकल्प भी रखा है कि जैसे पहले फ्री मेडिसिन शुरू की, फ्री टेस्ट शुरू किए, 5 लाख रुपए का भी ऑप्शन रहे थे, तो योजना लाए हैं, चिरंजीवी योजना, 5 लाख तक का बीमा, बहुत बड़ी बात है, कैशलेस। और उसमें जो लोग सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो आह्वान करना चाहूँगा, अभी तक जिन्होंने नाम नहीं जुड़वाया नाम जुड़वा लें, वरना जब बीमार पड़ते हैं कोई व्यक्ति परिवार में, फिर बहुत बड़े बन जाते हैं। टेक्निकली अगर नाम नहीं जुड़वाएं तकलीफ आती। अभी हमने और छूट दी है, जो लोगों ने नाम नहीं जुड़वाए हैं उनके नाम जुड़वाने के लिए आगे आए लोग, कार्यकर्ता या कर्मचारी, उनको 100 रुपये प्रति व्यक्ति देंगे, जिससे कि एक आदमी का नाम, एक परिवार का नाम वंचित नहीं रहे। इस प्रकार की सोच के साथ हम लोग आए। धारीवाल जी ने तो विस्तार से अपनी बात कही। विभाग की स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट हो, चाहे वो इनके खुद के हों, मेरे ख्याल से 20 साल पहले के दृष्टि देखे राजस्थान का तो और था, चाहे जयपुर हो, चाहे वो जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, कुछ भी हो। 20 साल में जब जब सरकार आई है कांग्रेस की, मैं समझता हूँ कि कायाकल्प करने का प्रयास शहरों का भी, पूरे राजस्थान में। जयपुर में तो जवाहरलाल नेहरू मार्ग, साहब बैठे अभी कोई बता रहे थे, जो जेडीसी उस वक्त में थे, सिंगल रोड थी, वो शानदार रोड्स बन गई चारों ओर जयपुर। और भी अंडरब्रिज पता नहीं कितने बन गए अब तो। कटपुरी नगर आपका सिंगल रोड थी, यहाँ पर भी कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते देखते हुए क्या बात है, सिंगल रोड। कटपुरी नगर आया हुआ था आधी रोड तक। आज जो कुछ नक्शा बदला जब पानी आ गया बिसलपुर का, एक के बाद एक योजनाएं बनी, टनल बन गया घाट की गोनी की। ये कुछ एग्जाम्पल है। अब और तो हाउसिंग बोर्ड कार्यवाही ठीक कह रहे थे कि पिछली गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया था करीब करीब किसको बंद करने का। इस हाउसिंग बोर्ड की कल्पना मोहनलाल सुगाड़े के वक्त में हुई हो, जिसने
अपनी भूमिका अदा करी हो लोगों को घर देने में, उसको बंद करने नौबत आ जाए गलत नीतियों के कारण से। अब देखिए आप, कोई हाउसिंग बोर्ड ने अपने मकान बेच भी दिए हैं, इनकम भी कर रहे हैं और निर्माण के काम भी कर रहे हैं। और तो और एमएलए विधायक अगर निवास स्थान बन रहा है मल्टी स्टोरी, वो भी हाउसिंग बोर्ड में आ रहा है। आप सोच सकते हो कि अगर इच्छा शक्ति हो तो क्या नहीं हो सकता है। हमारे मंत्रिमंडल के साथी बैठे हुए हैं और हमारे ब्यूरोक्रेट के साथी बैठे हुए हैं, पूरे गर्व कहते हुए कि हमारे जनप्रतिनिधि ने, चाहे वो मंत्री के रूप में हो चाहे विधायक के रूप में हो, और चाहे ब्यूरोक्रेसी में मुख्य सचिव लगा करके जो भी अधिकारी है, चाहे वो एसीएस है, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या जो भी मातहत काम करते हैं, जिले में जिला कलेक्टर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, पटवारी तक, ग्राम सेवक तक, जो जिम्मेवारी सौंपी गई इन 2-3 सालों में, 3 सालों में, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा माहौल बन गया कि माहौल बनता है, इकबाल पैदा होता है सरकार का, सतही काम होता। कई फैसले किए हमने पुलिस के अंदर भी, कल बताएंगे आप। इतिहास बना राजस्थान का देश के अंदर भी, बदनाम राजस्थान करने की साजिश है वो अलग बात है, परंतु जिस प्रकार से हमने क्रांतिकारी फैसले किए हैं विभाग के अंदर, वो भी लोग जानते हैं, उनको मालूम है। इन्वेस्टमेंट राजस्थान में कैसे आए, उसके लिए 24-25 जनवरी को जो इवेंट की जा रही है, तैयारी पूरी हो रही है, उसकी भी शानदार इवेंट होगी। और माहौल, अभी हमारे साथी गए थे संगुला जी के साथ में, रावत जी के साथ में पूरी टीम गई थी, बेंगलोर में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, अहमदाबाद में, सब जगह अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा। मैं समझता हूँ कि वो कॉन्फ्रेंस ऐसी होगी जिससे कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि जिस रूप में सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है काम करने की, उसी रूप में काम के फैसले हो रहे हैं, उसी रूप जो चुनौतियां आती है उसका मुकाबला कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। और मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा प्रदेशवासियों को, इसी तरह की चर्चा चलती है, ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आ गया है, पूरी तरह हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सरकार के भी संपर्क में रहते हैं, अधिकारियों के, नीति आयोग के मेंबरों के। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक ऐसी स्थिति आएगी कि अलग अलग तरह के राय व्यक्त की जाती है। WHO अलग राय व्यक्त कर रहा है, भारत सरकार के अधिकारी अलग राय दे रहे हैं। जर्मनी में और यूके में, अमेरिका में ज़्यादा स्थिति नाजुक है। इतने देशों में पहुंच गया ये ओमिक्रॉन नया वेरिएंट। स्टोरी अलग तरह की आती है। अभी तक एक व्यक्ति नहीं मरा, 3-4 दिन पहले एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। पहला केस है यूके का। सब तरह की बात आती, कुछ कहते हैं कि आएगा उसके बाद में म्यूटेंट चेंज हो जाएगा तो तकलीफ आएगी। तो राजस्थान में जो तैयारी हमने कर रखी है और जिस ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, 200-250 मेट्रिक टन के बजाय अब 1000 मेगावाट 1000 मेट्रिक टन की ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। धारीवाल जी का, विभाग का बहुत बड़ा योगदान उसके अंदर, इस पर कोई दो राय नहीं है। चला के उन्होंने आगे आगे उस पर काम संभाला था। विभाग ने अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। अधिकारियों ने अच्छा काम किया। तो सब तरह से हम लोग कह सकते हैं 3 साल की उपलब्धि जो है, हालांकि मीडिया में कई बार पता नहीं कहाँ लोग फिगर लाते हैं। अभी मैं सरकारी आंकड़े दे रहा हूँ आपको कि जो हमारी बजट घोषणाएं थी वो आप देखिए करीब 87% पूरी हो गई। 19-20 के अंदर घोषणा की थी हमने 370, 98% पूरी हुई थी। 20-21 में घोषणा करी 340, 93% घोषणा पूरी हुई। और ये जो साल चल रहा है 21-22 का, 463 घोषणाएं करी थी। घोषणा के बावजूद भी इतना शानदार बजट पेश हुआ
शानदार वित्तीय प्रबंधन हुआ और 80% तक तो अभी तक पहुंच गए हैं दिसंबर के अंदर, फिर मार्च तक बाकी। आप सोच सकते हो परफॉर्मेंस भी अच्छी है बजट घोषणाओं की, बजट के बिंदु भी शानदार हैं, फैसले भी शानदार हैं, लोग वेलकम कर रहे हैं, समझदार लोग वेलकम कर रहे हैं, जो समझते हैं, रुचि रखते हैं, और जिनको आलोचनाएं करनी खाली तो उनको करनी भी चाहिए। वो कम कर रहे हैं मेरा मानना है, और ज्यादा करनी चाहिए। तो कब आलोचना वो कर सकता है जो गहराई में जाता है। तो आलोचना के लिए तर्क चाहिए, तथ्य चाहिए। अगर उनके पास तथ्य है, तर्क है, तो जरूर आलोचना करें, हमें खुशी हो, वेलकम करें। बिना तर्कों के, बिना तथ्यों की आलोचना हो रही है, इतनी हल्की लैंग्वेज लिख रहे हैं केंद्रीय मंत्री और इनके खुद के जो नेता बने राजस्थान के अंदर, रोज उनको तो कोई अखबार में खबर आनी चाहिए, पर उसमें कोई तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है। जनता इन बातों को समझ रही है, इसीलिए उनको जवाब दे रही, कर रहा जवाब। अब बताइए आप इनको, अभी 8 चुनाव हुए राजस्थान में, बाई इलेक्शन, 6 चुनाव कांग्रेस जीती है। अभी 2 चुनाव हुए थे दरियावद में और वल्लभ नगर में, इनकी जमानत जब्त हो गई। अब आप बताइए किस मुंह से ये आलोचना, ये जनता जवाब इसलिए दे रही, आप आलोचना करो, प्रदर्शन करो, तथ्य तो बताओ, कर तो रखो सामने। 34 नंबर पे लोग आए हो। भारत सरकार का यहाँ तक सवाल है, प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो राज्यों की चिंता करे, विकास राज्यों के थ्रू होता है। मुकाबला किया गया अगर कोरोना का, राज्य की सरकारों ने किया, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो। केंद्र सरकार गाइड कर सकती है, हेल्प कर सकती, परंतु राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी होती, उनको फाइनेंशियली मजबूत करना चाहिए। तो जो नीतियां उनकी है, वो नीतियां राज्यों के वित्तीय प्रबंधन को कमजोर करने वाली लगती। इसमें दिख रहा है कि जो पहले पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी होती थी, मूल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज बेसिक एक्साइज ड्यूटी, बंटवारा राज्य में होता था, उसको तो ले आए आप नीचे 0 के करीब। इसमें बंटवारा नहीं होता है, एडिशनल व स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में उसको बढ़ाते जा रहे हो आप, क्या कारण? फाइनेंस कमीशन ने राज्यों को हिस्सा बढ़ाया, मेरे ख्याल बैंड स्पेशल कर दिया, हमें बड़ी खुशी हुई। तो सारी जो स्कीमें थी भारत सरकार की, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, पहले 80-20 था, 60-40 होते थे, अब 50 के लिए आए। और तो ये पानी वाली स्कीम भी 80% सरकार को देना चाहिए थे, भारत सरकार को पहले देते थे पहले जमाने के अंदर, अब आपने उसको 50% कर दिया। तो राज्यों की स्थिति तो पहले से नाजुक है, कोरोना की और मार पड़ी है। ये शिकायत हमारी भारत सरकार से बराबर बनी हुई है, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखते रहते हैं, मंत्रियों को ध्यान आकर्षित करते हैं। और मुझे कहते दुख है कि इतनी बड़ी योजना 13 जिलों की, ये राष्ट्रीय योजना घोषित करने में दिक्कत क्या है सरकार को? 16 योजना पहले चल रही है इस प्रकार देश का, और इतनी इंपॉर्टेंट योजनाएं इनके राज में बनी है, बीजेपी के राज में बनी है, फिर भी पता नहीं। ये जो इनकी सोच है नकारात्मक, वो कई बार मैं समझता हूँ कि जनहित में नहीं, रिफाइनरी मामला था 13 के अंदर हम लोगों ने, फिर पर मौली जो केंद्रीय मंत्री थे, सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी यूपीए की, उनसे हमने करवा दिया शिलान्यास उसको। अगर काम प्रारंभ रहता तो अभी तक वो बन जाती योजना, तो 5 साल तक वो बंद कर दिया। जवाब डाला हम लोगों ने, तो चुनाव आते आते प्रधानमंत्री खुद को आना पड़ा,
हमने कहा भाई उसका तो शिलान्यास हो चुका है, सारे मंत्र पढ़े गए पहले ही, अब आप आगे क्या करोगे? पीएमओ के अंदर सोच पैदा हुई नहीं, क्या करें अब, बात तो ठीक कह रहे हैं। रास्ता निकाला, नए कार्ड छपाए गए, कार्य प्रारंभ होने के अवसर पर प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। बताइए आप, शिलान्यास हुआ वो 5 साल तक काम बंद रहा, कार्य प्रारंभ करने के लिए पधारे प्रधानमंत्री जी, घोषणाएं करी। आज स्थिति बन गई है, जो 38,000 करोड़ योजना थी लगभग, आज वो 70,000 करोड़ योजना बनने जा रही है। अभी बोल नहीं रहे हैं, एचपी शेयर वाले भी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी वाले बोल नहीं रहे हैं, पर मेरे को जानकारी मिली कि 70,000 करोड़ योजना हो गई वो अब, और अभी तो लगेगा टाइम, पता नहीं 2 साल 2.5 साल कब लगेगा। ये सरकार बदलती रहती है जमहूरियत के अंदर, लोकतंत्र में, पर हमने कभी योजना वसुंधरा राजे जी के वक्त की योजनाओं को बंद नहीं किया। सरकार ने कोई योजना बंद नहीं की और उन्होंने हमारी कोई योजना चालू नहीं रखा। जब वसुंधरा जी आई है, पहला काम आते ही करते हैं, क्योंकि पार्टी की सोच यही है, काम बंद कैसे करो। अब रिफाइनरी बंद करने क्या तुक था, बंद कर दी। और भी कई योजनाएं जो इस प्रकार से, यूनिवर्सिटी देखिए आप, हरदीप जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, हरदीप जोशी फ्रीडम फाइटर थे, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके नाम पे विश्वविद्यालय बनाया हमने जर्नलिज्म के लिए, बंद कर दी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम की लॉ यूनिवर्सिटी, उसको बंद कर दी। और मुझे बताया गया कि हिंदुस्तान के इतिहास में यूनिवर्सिटी एक बार बनने के बाद में आज तक कोई वापस बंद नहीं हुई है, पहली बार बंद हुई राजस्थान में यूनिवर्सिटी। कोई कारण नहीं है, क्या कारण है? इसने मुख्यमंत्री सलाह दी कि आप बंद कर दीजिए उनको, ऐसे फैसले हो जाते हैं और मीडिया चुप रहता है। इनके काम की यूनिवर्सिटी बन रही थी जर्नलिज्म की। आधुनिक युग आ गया है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, सोशल मीडिया अलग आ गया है, बहुत एडवांस हो गया मीडिया, उसमें यूनिवर्सिटी बन रही है, बंद करी सरकार, मीडिया चुप। एक भी मुझे याद नहीं कि मीडिया वाले जो है ये कुछ सड़कों में उतरे हों या इनके मालिकों ने विरोध किया हो, सवाल ही नहीं। ये इनकी स्थिति है, इसलिए हौसले बढ़ते हैं गलत काम करने वालों। गलत काम कोई करे, सरकार चाहे हमारी हो चाहे कोई हो, जम के आलोचना होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उसकी, तब जाकर के तो उम्मीद नेचर होती है। अगर आलोचना होगी तो कान खड़े होंगे, कान खड़े होंगे तो आपके फैसले वापस नहीं होंगे या सुधार होगा उसके अंदर। दिक्कत क्या है उसके अंदर? अगर आपके मन में काम करने की इच्छा शक्ति है, भावना है, तो आपको दिक्कत क्या आ रही है? आप उसको उसी रूप में लीजिए। सेवाई धर्म और सेवाई कर्म अभी लिखा हुआ था, सेवाई कर्म और सेवाई धर्म। हम तो इस ये सेवाई कर्म और सेवाई धर्म और आपका विश्वास, हमारा प्रयास, इन भावनाओं के साथ में शासन करना चाहते हैं। और मुझे यकीन